हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी हिस्ट्री क्लासेस से। आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा भारतीय संविधान। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत का संवैधानिक विकास। इसके आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, भारत शासन अधिनियम। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 है। ये हम लोगों का 1858 में बनाया गया था भारत शासन अधिनियम, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। आइए उनको देखते हैं। इसमें जो 1857 की क्रांति को रोकना, 1857 की क्रांति को रोकने का प्रयास किया गया। अब जब 1857 की क्रांति को रोका गया तो इसके पहले भारत में कंपनी का शासन था। जब 1857 की घटना घटी 1857 में, उसके 1858 में इसको रोकने का प्रयास किया गया और रोकने की पुनरावृत्ति को रोका गया। इसके बाद आते हैं हम लोग 1857 में इसको रोकना गया, और जो ब्रिटेन था उसके हाथ में भारत का शासन चला गया। पहले किसके हाथ में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। अब इस पे लिखेंगे भारत पर सीधे ब्रिटेन का अधिकार हो गया, अधिकार हो गया। अब जब भारत पर सीधे ब्रिटेन का अधिकार हो गया तो वहां की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने सीधे तौर पर भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। अब इसके बाद जब ये दो घटनाएं हो गई, इसके बाद एक नियम और पारित किया गया। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया जो भारत का गवर्नर जनरल है, भारत के, ऐसे लिखेंगे, भारत के गवर्नर जनरल को क्या किया गया? भारत का वायसराय बनाया गया। भारत का वायसराय बनाया गया। अब जब वायसराय बनाया गया तो इसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। आइए आगे चलते हैं। अब भारत के प्रथम वायसराय, मतलब गवर्नर जनरल के बाद पहले वायसराय कौन बने? तो हमारे थे लॉर्ड कैनिंग। इसमें क्या लिखेंगे? प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये 4 पॉइंट हुए हैं। 1857 की क्रांति को रोकना, भारत पर सीधे ब्रिटेन का अधिकार होना, मतलब कंपनी का अधिकार इससे खत्म हो गया। उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, और भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय, जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय बना दिया गया। इसके बाद आते चलते हैं आगे। उसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, और जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। अब इसके बाद इसमें एक चीज और किया गया संशोधन। वो क्या था? इसमें राज्य सचिव का पद, ऐसा करते हैं, राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। यहां पे लिख सकते हैं भारत के राज्य सचिव, लिखा होगा भारत के राज्य सचिव या राज्य सचिव का पद का सृजन किस शासन अधिनियम के तहत किया गया? तो 1858 के तहत इसका सृजन किया गया। हाँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं। दूसरा हमारा है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें लिखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। अब भारत परिषद अधिनियम में 1861 में क्या हुआ? जो हमारे वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने एक प्रणाली की शुरुआत की, उसका नाम था विभागीय
विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। अब इसके बाद बंबई और दूसरा पॉइंट है हमारा, बंबई और मद्रास। जो मुंबई और मद्रास जो दो प्रेसिडेंसी थी, इसमें क्या किया गया? कानून बनाने और संशोधन करने का अधिकार दिया गया। बंबई और मद्रास में कानून जो बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी में भारतीय ब्रिटेन की थी, उसमें कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का अधिकार उनको दिया गया। अब इसके बाद गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। हाँ, इसमें देखो 1861 भारत प्रसाद अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनी ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। बम्बई मद्रास को कानून बनाने और संशोधन करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसमें क्या किया गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। हाँ, इसमें देखो भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या किया गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। आइए दूसरा देखते हैं। निर्वाचन, देखो हम लोग आपको जो संविधान पढ़ा रहे हैं, हम वो आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास कब से चालू हुआ या संविधान बनने में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। ठीक है, आगे हम आप लोगों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अदर वगैरह वगैरह जो हैं काल, उनके विधान परिषद, विधानसभा, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बारे में आएंगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे। अब इसमें क्या किया गया? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। ठीक है, देखो इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया गया और निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। अब अगला पॉइंट है विधान परिषद के सदस्यों को आर्थिक नीति और, देखो इसको सही से देखना, विधान परिषद के सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? विधान परिषद के सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। अब इसके बाद ये देखते हैं जो विधान परिषद के जो सदस्य थे वो हमारे गैर सरकारी सदस्य थे। ये याद रखना, समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आगे देखते हैं, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगला हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। देखो इसमें क्या है? इसमें एक क्वेश्चन बनता है, इसमें मार्ले मिंटो सुधार भारत आया था। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, याद रखना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। याद रखना,
कि जो हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसको मार्ले मिंटो सुधार नियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें दो व्यक्ति थे, एक मार्ले थे, दूसरा मिंटो। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और इनका अलग अलग कार्य है। जो मार्ले थे ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे ये थे भारत के वायसराय। ठीक है, तो याद रखना इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मार्ले और मिंटो दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। जो मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे भारत के वायसराय थे। अब इसका कार्य क्या था? हिंदुओं और मुस्लिमों को खुश रखना। मतलब ये लोग ऐसा चाहते थे कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को खुश रखें। अब खुश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें भारतीयों को स्थान देना पड़ेगा ना। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा एक व्यक्ति थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इन्हें वायसराय परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। अब देखो फिर से समझते हैं हम लोग। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति थे। जो मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे वो हमारे भारत के वायसराय थे। अब इनका कार्य क्या था? हिंदुओं और मुस्लिमों को खुश रखना। अब जब खुश रखेंगे तो एक इन्होंने क्या किया? सबसे पहले सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे जो वायसराय परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनाए गए। तो एक क्वेश्चन याद रखना, सत्येंद्र नाथ सिन्हा एक पहले व्यक्ति थे भारतीय जो वायसराय परिषद के सदस्य बनाए गए थे। आइए आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन 1919 में क्या हुआ? इसे पहले लिख देते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इससे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम से भी जाना जाता है। देखो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें दो व्यक्ति थे, एक मॉन्टेग्यू दूसरा चेम्सफोर्ड। ये दोनों के अलग अलग कार्य थे। ये क्या थे? ये हमारे सचिव थे और ये हमारे वायसराय थे। ये हमारे वायसराय थे। ठीक है, एक बात और, इसको कहीं कहीं पे गवर्नर जनरल लिखा होता है, याद रखना, क्योंकि अलग अलग छाप देते किताबों में। तो ये हमारे सचिव थे और ये गवर्नर जनरल थे। अब इसमें क्या हुआ? द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। देखो इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। पहली थी राज्य परिषद और दूसरी थी विधान परिषद। पहली थी हमारी राज्य परिषद और दूसरी थी विधान परिषद। अब देखो जिस तरह से संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है उसी तरह से राज्य परिषद और विधान परिषद का गठन किया गया। इसे नाम दिया गया उच्च सदन और इसे दिया गया निम्न सदन। देखिए हम लोग चलते हैं, जैसे संसद होता है हमारा, संसद में दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को निम्न कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो इसी तरह से संसद हमारी इसी तरह से बनी है कि जो संसद है कि इसमें उच्च सदन और निम्न सदन की व्यवस्था लागू की गई। अब आइए आगे चलते हैं। द्वैव शासन, ऐसा लिखते हैं, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य दैव शासन प्रणाली लागू करना था। ये लिखते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य
द्वैव शासन प्रणाली शुरू करना था, या द्वैव शासन प्रणाली की शुरुआत करना था। अब आगे चलते हैं, इसमें एक काम और किया गया। 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। अब मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड कौन थे? तो मॉन्टेग्यू हमारे भारत के सचिव थे और ये हमारे गवर्नर जनरल थे। इसका उद्देश्य दैव शासन प्रणाली को लागू, किसका उद्देश्य? भारत शासन अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? दैव शासन प्रणाली की शुरुआत करना। अब इसमें एक काम और किया गया। क्या किया गया? द्विसदनात्मक व्यवस्था का दो सदनों की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। पहला राज्य परिषद, दूसरा विधान परिषद। जो राज्य परिषद था उसे उच्च सदन कहा जाता था और जो विधान परिषद था उसे हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते थे। इसमें एक काम और किया गया। क्या? 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक, आइए आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया? इसमें सरकार का गठन किया गया। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसमें क्या थी? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। देखो, सरकार का गठन किया गया। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां बनाई गई। इसके तहत क्या किया गया? अखिल भारतीय परिषद की स्थापना की गई। देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया? भारत सरकार का गठन किया गया। देखो, सरकार का गठन किया गया। 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ये एक भारत की स्वतंत्रता में मील का पत्थर साबित हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ज़्यादातर हमारे संविधान में 1935 के तहत ही धाराएं जोड़ी गई हैं और अखिल भारतीय परिषद की स्थापना की गई और द्वैव शासन प्रांतों में, ऐसा लिखते हैं, प्रांतों में द्वैव शासन को समाप्त कर दिया गया। जो प्रांत थे उसमें द्वैव शासन को समाप्त कर दिया गया। अब एक पॉइंट हमारा काम और किया गया। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1935 में ही हुई थी। और किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1935। और इसमें काम और किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। अब इसमें एक काम और किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन। अब आप लोग कहेंगे लोक सेवा आयोग का गठन तो हो गया था 1926 में, लेकिन इसमें भी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जिसके तहत संघ और राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। चलो देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सरकार का गठन किया गया और इसमें 321 धाराएं और 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थी। इसके तहत अखिल भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैव शासन समाप्त कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। लोक सेवा आयोग का गठन भी 1935 के तहत किया गया। इसमें संघ और राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग बनाए गए। आइए आगे चलते हैं।
अगला क्या है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या पारित किया गया, इसमें भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई। स्वतंत्र करने को कहा गया, स्वतंत्र किया गया, ऐसे लिखते हैं, स्वतंत्र किया गया। ठीक है, अब जब स्वतंत्र किया गया तो उसके लिए भी 2 शर्तें थी। भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान और भारत 2 राज्यों का गठन किया जाएगा। मतलब भारत स्वतंत्रता अधिनियम में 1947 को भारत को स्वतंत्र किया गया, पाकिस्तान और भारत 2 नए राज्यों का गठन किया गया। अब इसके बाद 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। इसमें जो 14 अगस्त है, इस दिन पाकिस्तान और 15 अगस्त भारत, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र किए गए। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब जो किसके प्रयासों से हुआ, तो लॉर्ड माउंटबेटन के तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई थी। उसे अगर क्वेश्चन आ जाए भारत किस योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, या भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब जब ये दोनों राज्य स्वतंत्र हो गए तो पाकिस्तान और भारत 2 नए राज्य बने। अब इसके गवर्नर जनरल जो बने वो थे हमारे भारत के लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों गवर्नर जनरल अलग अलग राज्यों के बने। इसके बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। कब मिली, 1947 में। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगले नए अच्छे वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद।